तो ये चीज इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़ा करें गौर से। सप्लाईज में देखें तो रजिस्टर्ड को 5 मिलियन की सप्लाई है, एग्जेम्प्ट गुड्स है रजिस्टर्ड कस्टमर को 8 लाख के हैं, अनरजिस्टर्ड को भी सप्लाई है। इट मीन्स कि मेरी जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं ये दो में क्लासिफाई होंगी, रजिस्टर्ड के अंदर और अनरजिस्टर्ड के अंदर। नॉर्मली रजिस्टर्ड के अंदर ही मैं अदर्स भी डाल देता हूँ, ठीक है। रजिस्टर्ड को अकेला हम रजिस्टर नहीं रहने देते, रजिस्टर्ड में हम अदर्स भी डाल देते हैं, ठीक है। अदर्स पता चल जाएगा अभी साथ साथ, कई दफा बताया वैसे तो। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू साउथ एशिया, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू मलेशिया, ये तो एक्सपोर्ट्स ही आ गई ना। तो अपोर्शनमेंट में मैं यहाँ पे जो है वो टैक्सेबल सप्लाई डालता हूँ, यहाँ पे इधर एग्जेम्प्ट गुड्स भी हैं और एक्सपोर्ट्स भी हैं, एग्जेम्प्ट भी हैं और एक्सपोर्ट्स भी हैं, तो तीनों की है। तो एक्सपोर्ट्स मेरी कितनी आ गई, 1800 जमा 500। फिलहाल मुझे नहीं पता, कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, तो 1800 जमा 500 इसे मैं ओपन ही रख रहा हूँ, कोई एडजस्टमेंट हुई तो मैं इसे प्लस माइनस कर दूंगा। तो एग्जेम्प्ट कौन सी है, कितनी है, 800 से, तो एग्जेम्प्ट मेरी 800 से है। ये भी अभी यहाँ पे कॉलम बनाएंगे तो पता चलेगा, यहाँ सप्लाई आ जाएगी या इनपुट आ जाएगा। फिक्स एसेट का इनपुट का कॉलम तब बनाता हूँ जब कोई मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो ये भी आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे सप्लाईज रुपीज़ में आ जाएगी, ये भी 1000 में लिख रहे हैं। यहाँ कॉमन इनपुट आ जाएगा, कॉमन, और अभी यहाँ पे फिक्स एसेट्स के बारे में अगर कोई है इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, नहीं तो नहीं सही। परचेजेज हैं जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, और टैक्सेबल गुड्स हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। अच्छा, इंपोर्ट्स मेंशन की हुई है, ये ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिव ऑफ 20% कस्टम ड्यूटी, इससे क्या मतलब है, कस्टम ड्यूटी ऐड इसमें नहीं है। तो हमने तो ये देखा हुआ है कि कस्टम ड्यूटी ऐड करके जो वैल्यू आती है उस पर इनपुट लेते हैं, तो इट मीन्स कि ये इसने यहाँ पे गेम खेली है थोड़ी सी, ठीक है, तो वो हमने इसमें ऐड करनी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएं, सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड, यानी कि ये अब किसकी बात कर रहा है, 5 मिलियन की बात कर रहा है। 80 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा सोल्ड टू अ रजिस्टर्ड कस्टमर ऑन 5 फरवरी 2023 एट ए प्राइस ऑफ ₹500 पर यूनिट। 80 यूनिट बेचे हैं जी 500 पर यूनिट के। बट आफ्टर 3 days अ डिस्प्यूट अराउज एंड GA एग्रीड accept the return of 30% of goods on 12 फरवरी and reduce the price of remaining units by 80 per unit। यानी कि 30% जो गुड्स है उसकी उसने वो कर ली है, रिटर्न डाल दी है, और 70% की प्राइस रिड्यूस कर दी है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड गुड्स में जो बात लिखता हूँ, रजिस्टर्स को टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई, इसके अंदर ये कितने की है, 5000 की है। तो इसमें से सबसे पहले ये 500 पर यूनिट, और कितने यूनिट है, जरब 80, 500 इंटू 80 क्या वैल्यू बनी, 40,000 माइनस 40, ठीक है, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट अब अलग होगी, सही है ना। उसने कहा कि इसके अंदर शामिल है, सही है, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग कर दूंगा मैं, इसमें से इसे निकाल दूंगा, इसमें से इसे निकाल दूंगा। इसकी ट्रीटमेंट भी हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है। इसमें उसने ये बताया कि आपके जो कुछ गुड्स है वो रिटर्न हो गए और कुछ जो है उनकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया। तो जिनकी प्राइस को रिड्यूस किया उनकी प्राइस रिड्यूस कर दें, जो रिटर्न हो गए उन्हें रिटर्न कर दें, सेल्स रिटर्न में डाल दें, सिंपल एज दैट। कितने यूनिट से, आपके 80 यूनिट से रिटर्न और रिडक्शन इन प्राइस, रिटर्न आ जाए, रिडक्शन इन प्राइस,
की जो सेल्स रिटर्न है दैट इज 80 यूनिट्स का 30% ले लेंगे और यहाँ पे 80 यूनिट्स का 70% ले लेंगे। ठीक है, चलें ठीक है, इसको कर लेते हैं अभी, आगे चलें। 20 कार्टन्स हैं 40 kg के टू बी रजिस्टर्ड कस्टमर फॉर 150। द कस्टमर विल पे चेक ऑफ ₹40,000 एंड हैंड ओवर लाइसेंस हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 65,000। 20 कार्टन है 40 kg टी के, एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिए 150 पर kg। ये क्या वैल्यू बनी? 120,000 बनी। अच्छा, इसके साथ हुआ क्या है, इस कस्टमर ने चेक दिया 40,000 का और हैंड ओवर किया लाइसेंस फेयर वैल्यू ऑफ 65,000, यानी कि वो इसकी जो पेमेंट कर रहा है वो पार्शियली इन काइंड कर रहा है और पार्शियली थ्रू कैश कर रहा है। इसके बारे में कुछ सेक्शन पढ़ा था हमने, है याद है किसी को? इसके बारे में कुछ सेक्शन पढ़ा था। दोबारा था जो हम दे रहे होते हैं चीज, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो कैश साथ में दे रहे होते हैं। जो टोटल होता है ना वो उसकी हम वैल्यू समझते हैं चीज की जो हम दे रहे होते हैं, और हमने उसकी फिर देखनी होती है कि उसकी एक्चुअल जो कंसिडरेशन मिलनी चाहिए हमें वो कितनी है, और हम दे के दे रहे हैं तो उनमें से जो हायर होती है उसको लेते हैं हम। मुझे ये बताएं कि हमने एक सेक्शन पढ़ा था 73, उसमें ये पढ़ा था कि जो हम गुड्स सप्लाई करते हैं, अगर जो पर्सन जब हम पेमेंट करेंगे तो अगर 50,000 से ज़्यादा की जो आइटम्स हैं उसकी जो हम पेमेंट करते हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम जब चीज़ें सप्लाई करें और उसमें पार्शली जो हमें रिकवरी हो रही है इन काइंड है, तो 50,000 से जो कम अमाउंट होती है उसकी भी बैंकिंग चैनल नहीं होनी चाहिए। ये बात पढ़ी हुई है आप लोगों ने? ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन नहीं पढ़ा हुआ? 50,000 से अबव पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए, ये पढ़ा हुआ है। 50,000 से बिलो वाले का कुछ नहीं पढ़ा हुआ। चलें इस लाइन को फिर इग्नोर करें, इसके साथ एक सेक्शन है जो फिर स्किप हो गया, वो आपको पढ़ाना है। ये वो सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसकी समझ लगेगी। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। हमने ये बात पढ़ी है कि 50,000 से ज़्यादा की अगर वैल्यू है इसकी, जब आप पेमेंट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? कैश, सॉरी बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे, बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे। अगर ये वाली पेमेंट कैश पे कर दी जाती तो उसका इनपुट क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है। ऐसे ही है, इसका इनपुट जो है वो डिसअलाउ हो जाता है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप कोई चीज दें, खरीदें, ठीक है, और उसमें पार्शियली पेमेंट करें कैश की और पार्शियली कर दें इन काइंड, पार्शियली पेमेंट करें कैश और पार्शियली क्या करें? इन काइंड, तो उसके अंदर पेमेंट अगर 50,000 की जगह 45,000 की भी होगी तो मस्ट है कि ये भी क्या हो? बैंकिंग चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू। जनरल रूल ये है कि 50,000 से ऊपर की जो चीज है, ग्रेटर देन 50,000 है, वो कैश में पे नहीं कर सकते, बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। लेकिन अगर पेमेंट हो रही है इस तरह से कि उसमें इन काइंड भी चीज है और कैश भी इन्वॉल्व है, तो इट्स अ कंपल्शन कि तब अगर 50,000 से कम की भी अमाउंट है तो वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगी। ठीक है, इसका जो प्रॉपर सेक्शन है, ये मैंने एक ओवरव्यू तो दे दिया आपको, इसका सेक्शन फिर मैं आपको कल सारा डिटेल में बताता हूँ। सेक्शन 73 है, वो मैं बुक में ढूंढ के बताता हूँ। तो इस लाइन को फिर फिलहाल के तौर पे इग्नोर करें, आगे चलें। नॉर्मली इसकी मैं बता रहा हूँ, इसकी वैसे कोई एडजस्टमेंट बन नहीं रही, क्योंकि वो देखें इसने जो कस्टमर पे किया चेक 40,000 का, 40,000 की अमाउंट भी उसने किस में पे की है? चेक के थ्रू पे की है।
ठीक है, तो इस वजह से हम इसको छेड़िया छाड़ी इसके साथ नहीं कर रहे। उसने उसको 65,000 का लाइसेंस दे दिया है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 65,000 है, और 40,000 जो है उसने चेक के थ्रू पे कर दिया, कैश के थ्रू पे नहीं किया। एक्चुअली तो 120,000 उसने करना था ना, तो ये तो 105,000 करना है। उसने कम अमाउंट उसके अंदर पे किया है, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर ये बात ज़रूर है कि उसके अंदर उसने कम अमाउंट पे किया, लेकिन उसका हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, आउटपुट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 105 ले ली है ना हमने, जो उसे इनवॉइस की है वो कितने की है? 120 की है ना। अगर वो पेमेंट मुझे कम कर रहा है तो उसका आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किधर माइनस कर रहा है? तो यार उसको सोल्यूशन को मारा गोली, कॉन्सेप्ट पे जाओ। भी सोल्यूशन देख लेते हैं पहले, कॉन्सेप्ट मुझे बताएं। आपने एक बंदे को 100 रुपए की चीज दी है, आपने उसे डिस्काउंट नहीं दिया, आपने डिस्काउंट नहीं दिया, उसने आपको 80 रुपए दिए, तो क्या करेंगे? सप्लाई को 80 पे ले जाएंगे। फिर जब लिखा ही कुछ नहीं है कि आपने डिस्काउंट दिया है, ये तो मैंने सेक्शन आपको अलहदा से बता दिया, इस वजह से कि 40,000 भी उसने चेक के थ्रू दिया है, क्योंकि वो चीज दे रहा है इन काइंड में और कैश में। अगर ये 40,000 भी वो चेक के थ्रू ना दे रहा होता तब कोई और बात थी। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, अगर आपने किसी बंदे को डिस्काउंट ही नहीं दिया, इसको सप्लाई में समझने के लिए क्या चीज जरूरी है? अगर आपने किसी को डिस्काउंट ही नहीं दिया, आपने आउटपुट लेना होता ना सप्लाई पे, तो 100 की चीज दी, उसने 80 रुपया दिया, तो क्या आप उसके 80 पे आउटपुट निकालेंगे कि अपने 100 पे निकालेंगे? 100 पे निकालेंगे ना। तो भाई जब आपने 120 की चीजें दी है, बेशक उसने 105 दी है, मैंने तो 120 पे ही आउटपुट ले रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 105 पे पहले किया हुआ, हमने इसको नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसने क्लियरली बताया है कि 20 × 40 × 150, 120 की आइटम दी है, उसने मुझे 105 दिया, मेरे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है भाई? मैंने तो पूरा ही पूरा लेना है। और वो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में जरा नीचे वाली 2-3 लाइनें भी देख लें। देख लिए? हाँ, तो इस वजह से सोल्यूशन देख के घबराया ना करें। ठीक नहीं, मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो ठीक कर रहा है, तो वो आप इसमें रहने दें, तो या इक्वल है। तो देखें, इसमें समझने की बात पॉइंट में ये थी कि मैंने उसे 120 रुपए की चीज़ें दी हैं, उसने मुझे 105 रुपये दिया है, और उसमें 50,000 भी क्रॉस चेक के थ्रू दिया है, कैश के थ्रू नहीं दिया। तो एक मैंने आउटपुट 120 में ही लेना भाई, मैंने 105 में नहीं लेना। ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैंने उसे डिस्काउंट दिया है। हाँ, अगर उसने लिखा होता है मैंने उसे डिस्काउंट दिया है, फिर मैं डिस्काउंटेड वैल्यू पे लेता। तो जब लिखा ही नहीं हुआ कि डिस्काउंट दिया, तो ये गलती मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने की होगी। 105 को तो लेस करना बनता ही नहीं था, उसने सेल में 120 रिकॉर्ड किया हुआ है। देखे ना, उसने लिखा तो हुआ है कि रजिस्टर्ड कस्टमर में इंक्लूड है 20 कार्टन जो 40 किलो के हैं और 150 रुपए पर केजी है, इंक्लूड है। इसके अंदर 5,000 में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? 20 कार्टन जो एक 40 केजी के हैं और जिसका रेट 150 पर केजी है, तो ये 120 ही बना ना, ये इसमें इंक्लूड है। तो इस वजह से इसे कुछ नहीं करना। तो वर्डिंग वही है। अब देखिए, अगर आपको वो चीज नहीं भी पता तो आप सवाल थोड़ा लॉजिकली देखें तो चीज समझ आ रही है। तो ये अगर आपने यहाँ 450 लेस करना है और यहाँ जाके ऐड करना है, तो उससे बेहतर है आप उसे छेड़े ही ना, कुछ भी ना करें, ना ऊपर लेस करें ना नीचे ऐड करें। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो आप कर भी सकते हैं कि 450 यहाँ पे लेस कर दें, और उसको जो टी की जो सेल है, सप्लाई है, टी की जो सप्लाई है, वो यहाँ पे आप 450 से ऐड कर दें। ले, और सॉरी 120 से, हाँ 120 से यहाँ पे ऐड कर दें।
गुड्स वर्थ ₹4,50,000 was supplied to Shaukat Industries at the rate of discount of 15%. GA normally provides discount at the same percentage. इसके अंदर 5,000 में वो वाली गुड्स शामिल हैं जो डिस्काउंट पे दी हैं, और डिस्काउंट भी वो जो मार्केट के तरीकों के मुताबिक है। तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, जरूरत ना करें। हाँ, छेड़ना भी है तो यहाँ लेस करके इधर ऐड ही करेंगे ना, ठीक है। हाँ, यहाँ उसको करें, लेकिन पता क्या है, आप इसको क्लियर कर लिया करें। मैंने तो नोट लिख दिया ना, नोट लिख दें फिर भी ठीक है, या तो या नोट लिख दें कि हम इसको चेंज इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि ये डिस्काउंट एज पर नॉर्म है, क्योंकि एग्जामिनर को बताना है आपने कि आपने खुद से ये एंट्री नहीं की। या इसको लहदा कर दें या नोट लिख दें, ठीक है, ताकि उसे पता चले कि आप ये एंट्री क्यों नहीं कर रहे। या फिर इसको लहदा कर दें। आप 450 है ना, ये 450 है शायद, 450 यहाँ लेस करके 450 यहाँ ऐड कर दें। डिस्काउंटेड आइटम्स ऐसे कर लें, ठीक है। तो मैंने 120 भी निकाल के यहाँ अलहदा से लिख दिया। ये जो बंदा चेक कर रहा होगा उसे पता होगा यार इसको पता था ये एंट्री क्या करनी है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नोट भी नहीं लिखूंगा, तो मेरे नंबर काट लेगा। तो 450 भी यहाँ से निकाला और यहाँ पे लेस कर दिया। ये जो 40 है इसकी ट्रीटमेंट अभी करते हैं। गुड्स वर्थ ₹2,00,000 were supplied to unregistered distributor Abbas. However, his NTN NIC was not demanded from him at the time of sale. यार अब सीधी सी बात है, हमने ये लिखा था कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर आप उसको सप्लाई करते हैं और NTN नहीं प्रोवाइड होता तो उससे रेलिवेंट परचेज के ऊपर आपको इनपुट डिसअलाउ हो जाता है। अब ये अनरजिस्टर्ड को ₹250 उसने सेल किया तो ये इसके अंदर शामिल है, तो सीधी तौर पे तो इसमें शामिल नहीं ना होगा। तो यहां से कर दे 250, 200 है, 250 है, 200 है, तो 200 यहां से निकाल दे। पहले सेल से तो निकालेंगे ना, पहले सीए में वर्किंग नंबर 3 का ना, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड से निकालेंगे, अनरजिस्टर्ड में ऐड कर दें। रजिस्टर से निकाले और यहां पे ऐड कर दें सेल टू अनरजिस्टर्ड with no NIC, with no NIC। यहां पे आप वहां 200 निकाला या 200 ऐड कर दें, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। Supply of taxable goods to unregistered customers include sale of 250 to a person who will use these goods for the decorative purpose in his house। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? वो कह रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, किसकी बात कर रहा है ये? टैक्सेबल गुड टू अनरजिस्टर्ड, 1500 रुपए की बात कर रहा है। ऊपर वाले डब्बे के अंदर देखिए 1500 लिखा है ना, ये 1500 की बात कर रहा है कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंदर 250 की गुड्स ऐसी हैं जो एक ऐसे पर्सन को दी है जिसने उसको डेकोरेशन के लिए यूज किया है। तो ये डेकोरेशन के लिए यूज किया, एंड कंज्यूमर ही हुआ ना यार। तो जब हम यहां बात करेंगे कि सेल टू अनरजिस्टर्ड, यानी कि कितनी थी मेरी सेल टू अनरजिस्टर्ड? 1500, इसमें से कितना माइनस कर दूं? 250। और ये 250 यहां से माइनस करके किधर लेके जाऊं? यहां पे टू एंड कंज्यूमर्स 250। अब ये पता चला इसमें अदर्स में क्या क्या आता है। एंड कंज्यूमर भी आ गया, डिस्काउंटेड आइटम्स भी आ गया, सही है। और ये 250 यहां से लेस किया। लगी समझ आपको जो पीछे बैठे हैं, ये जो आपके आगे बैठी इनसे पूछे, लगी समझ? लगी समझ? जहां जितना किया लग रही है समझ? एंड कंज्यूमर के तौर पे ऐड कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं, अदर्स की कैटेगरी में एंड कंज्यूमर ऐड कर रहे हैं। एंड कंज्यूमर डेकोरेशन के लिए कोई बंदा चीजें लेता है, मेरे और आप जैसा जाके लेगा ना, उसका तो रजिस्टर्ड होना जरूरी भी नहीं है ना, ठीक है। तो बेसिकली या अदर्स के अंदर वो लोग आ जाते हैं जिनका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई।
परचेजेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स, परचेजेस फ्रॉम दी 10 मिनट ऊपर हो गए यार। चलें इसकी यहाँ पे तस्वीर खींच ले जरा और ग्रुप में शेयर कर दें, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसे।